ब्रोंकियल अस्थमा, जिसको हिंदी में हम दमा कहते हैं, यह एक श्वास की बीमारी है। इसमें जब हमारा फेफड़ा किसी भी कारक के संपर्क में आता है तो इसमें जो फेफड़े की छोटी नलियां होती हैं, जिसको कि हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, वो सिकुड़ती हैं और इनके सिकुड़ने से, ब्रोंकोस्पैज्म होने से, चूँकि इनमें स्पेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस फूलने लगती है। लेकिन ये जो ब्रोंकोस्पैज्म होता है, नलियों का सिकुड़ना होता है, ये रिवर्सिबल होता है। जब कारक का प्रभाव या दवा कारक का प्रभाव कम होता है या दवा का प्रभाव होता है, तब ये ब्रोंकोस्पैज्म अपने आप ख़त्म हो जाता है और सांस की तकलीफ में आराम मिल जाता है। या इस कारक की वजह से इन ब्रोंक्यूल्स में जो लंग्स की छोटी नलियां होती हैं, इसमें इन्फ्लामेशन होता है और इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो है पानी जैसा स्राव इकट्ठा हो जाता है। जो हमारे लंग्स की छोटी नलियां होती हैं, मोटी पड़ जाती हैं, जिससे उनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फ्लो होता है वो प्रभावित होता है और जिसकी वजह से सांस फूलती है। अस्थमा के लक्षण होते हैं कि मरीज का सांस फूलना। जैसे दो रकम के अस्थमा हम लोग कह सकते हैं। शुरुआत में एक प्रकार का अस्थमा होता है जिसको हम लोग कफ वेरिएंट अस्थमा कहते हैं, जिसमें उतनी सांस नहीं फूलती है लेकिन मरीज को सूखी खांसी आती है। पता चला मरीज बता रहा है कि डॉक्टर साहब, हम जब रात में जाते हैं तो हमको खांसी आने लगती है और ये खांसी ठीक ही नहीं रही होती है। इसको हम लोग कफ वेरिएंट अस्थमा कहते हैं। लेकिन जो दमा हम लोग जानते हैं, जिसको कि ब्रोंकियल अस्थमा आम पब्लिक जानती है, उसमें होता है कि सांस फूलने लगती है, उसकी सीने से सीटी जैसी आवाज़ निकलती है और कभी कभी तो ये सांस फूलना बहुत ज़्यादा हो जाता है, सीने में जकड़न जैसा हो जाता है और उसको वो कंप्लेन करता है कि जैसे हमारे सीने में ठंडक लग गई है और सीना जकड़ जैसा जाता है। ये आम लक्षण ब्रोंकियल अस्थमा के होते हैं। अस्थमा दो प्रकार का होता है, एलर्जिक अस्थमा और नॉन एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा जो होता है ये कम उम्र में होता है, अक्सर 40 वर्ष से कम उम्र वालों को होता है। इसमें परिवार में किसी ना किसी को एलर्जी की बीमारी हो सकती है, जिसमें दमा हो सकता है, नाक बहना हो सकता है, डर्माटाइटिस हो सकती है। इसके अलावा जो एलर्जिक अस्थमा होता है, इसमें मौसम का प्रभाव होता है। जब मौसम बदलता है, जैसे दिवाली का समय या होली के समय में जब मौसम में परिवर्तन होता है, उस समय एलर्जिक अस्थमा वालों को सांस फूलने लगती है। बाकी वर्ष के अन्य महीनों में उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। ये जो ब्रोंकियल अस्थमा के मरीज होते हैं एलर्जिक टाइप के, इनमें कोई न कोई एलर्जिक बीमारी मिल सकती है। जैसे एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है, डर्माटाइटिस हो सकती है, एक्जिमा हो सकती है। ये सब एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा है। नॉन एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा यूजुअली ज़्यादा उम्र में होता है। 40 साल के बाद वालों में अगर दमा होता तो उसको हम लोग नॉन एलर्जिक अस्थमा मानते हैं। उनमें परिवार में कोई भी एलर्जी की डिजीज़ नहीं मिल सकती है। इनमें मौसम का प्रभाव नहीं होता है, साल भर में किसी भी महीने में इनकी सांस फूल सकती है और इनमें कोई एलर्जी की दूसरी बीमारी नहीं होती है। एलर्जी अस्थमा का कोई न कोई कारक होगा, कोई न कोई कारण होगा, जिससे कि मरीज की जो लंग्स की नलियां होती हैं वो एलर्जिक होती हैं। जैसे सबसे कॉमन कारण जो होता है वो पॉलेंस होते हैं। पॉलेंस जैसे जो पेड़ों में पॉलेंस होते हैं, पॉलेंस जब एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और उनके संपर्क में जब मरीज आता है तो उनकी सांस फूलने लगती है। दूसरा कारण एलर्जी का होता फूड एलर्जी। फूड एलर्जी बहुत कॉमन है। जैसे कोई मरीज जिनको दूध से एलर्जी है, जिनको प्रोटीन से एलर्जी है, जिनको हे से एलर्जी है, या अन्य किसी भी सरसों का तेल पता चला वो किसी तरह का खा रहे हैं उनमें एलर्जी होती है,
तो अगर जिनमें फूड एलर्जी है उनमें जो है अगर वो फूड उनके संपर्क में आता है तो उनकी सांस फूलने लगती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट कारण होता है एनिमल्स एलर्जी बहुत कॉमन है। अक्सर हम लोग जानते हैं कि लोग पालतू कुत्ते पालते हैं, पालतू बिल्ली पालते हैं, पालतू खरगोश पालते हैं, तो इनसे भी जो है किसी न किसी को जो है एलर्जी होती है और ये जब पालतू जानवर उनके संपर्क में आते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है। इसके कारण फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, अक्सर लोग घरों में फ्लावरिंग प्लांट्स गमले में लगाते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट से जो पॉलिन्स निकलते हैं उससे एलर्जी हो सकती है। केमिकल एलर्जी, जैसे कई लोग लेबोरेटरी में काम करते हैं, किसी रसायन से केमिकल से के संपर्क में आते हैं, उस केमिकल से उनको एलर्जी हो सकती है। मेटेलिक एलर्जी, कभी कभी मेटल से एलर्जी होती है, जैसे तांबे से एलर्जी हो गई, तो अगर वो तांबे के बर्तन में खाना खाते हैं या उसके बर्तन से पानी पीते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है। सेमल कॉटन बहुत इम्पॉर्टेंट एलर्जी का कारण है। अक्सर लोग सेमल कॉटन अपने गद्दे और तकिए में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत मुलायम होती है और इसके कॉटन से जो धूल के कण निकलते हैं वो जब शरीर के संपर्क में आते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है। फंगस एक इम्पॉर्टेंट कारण है एलर्जी का, जिससे कि दमा हो सकता है। जैसे लोगों के घरों में फफूंदी रहती है, वॉल्स में डैम्पनेस रहती है, नमी होती है, जिसके कारण कि रूम में फंगस होते हैं और उनको जो है उस फंगस से उनकी सांसें फूलने लगती है। तो इस तरह ये कई रकम के जो है धूल से, धुआं से, इंडस्ट्रीज से, वातावरण में जो पॉल्यूशन है, ये सब जो है एलर्जी के कारण होते हैं, जिससे कि दमे की बीमारी हमारी होती है। ब्रोंकियल अस्थमा के जो मरीज हैं उनको मालूम होना चाहिए कि उनको किस स्थिति में डॉक्टर के पास जाना है और कब उनको घर पे ही इलाज करना है। इसीलिए हर डॉक्टर का जो अपने ब्रोंकियल अस्थमा के मरीजों का इलाज कर रहा है, उनके लिए मरीजों की काउंसलिंग करना, उनको पूरी बातें बताना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर जो दमे की बीमारी होती है मौसम बदलने पे होती है। मौसम बदलने पे जैसे ही उनकी माने सांस फूलना शुरू हो, उनकी जो दवाएं होती हैं उसको इस्तेमाल कितना करना है ये उनको मालूम होना चाहिए। यूजुअली हम लोग उस समय रेस्क्यू इन्हेलर देते हैं, जिसका अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उसी समय उनको आराम हो जाएगा। डॉक्टर के पास उनको जाने की ज़रूरत तब पड़ती है जबकि जो शुरुआती जो दवाएं होती हैं, जो डॉक्टर्स उनको बताता है कि ये आपको करना है, जिसकी पूरी उनके पास लिखित रूप से जानकारी होनी चाहिए, वो इस्तेमाल करें और घंटे 2 घंटे देखें। अगर उस बीच उनको नहीं आराम होता तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या उनको बहुत ज़्यादा खांसी आने लगे, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगे, नाखून नीले पड़ जाए, मुंह नीले पड़ जाए, उनका ऑक्सीजन का सिचुएशन काफ़ी कम हो जाए, तो उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या इतनी सांस फूलने लगे उस समय उनको एग्जॉस्ट हो जाए, जैसे सांस फूलने उनकी पल्स कम हो जाए, पसीने आने लगे, उनको जो है शॉक का फीचर लगने लगे, तो ऐसी स्थिति में उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं तो जो मरीज हैं वो अपना इलाज जो है, जब उनका इलाज होता है तो वो शुरुआती अगर उसको ठीक ढंग से करेंगे तो उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जेंस इज़ द ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम कह सकते हैं मरीज क्योर हो जाएगा। लेकिन कुछ एलर्जेंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए पॉलेंस हुआ, इन्वायरमेंट का एलर्जेंस हुआ, जिसको कि मरीज अवॉइड नहीं कर सकता है, वैसे स्थिति में उसको दवा लेनी पड़ेगी। दवा में 2 तरह की दवाएं अस्थमा के लिए आती हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि अस्थमा के इलाज के लिए इन्हेलर बेस्ट है। इन्हेलर इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें दवा का खुराक कम से कम होता है, हजारों की अंश में होता है, इसको सीधे लेने पे फेफड़े में जाता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इन्हेलर 2 रकम के होते हैं, एक रेस्क्यू इन्हेलर होता है। रेस्क्यू इन्हेलर मतलब जैसे जब संकट आ गया उस समय इन्हेलर काम करेगा। दूसरा होता है प्रिवेंटर इन्हेलर, जो संकट को आने ना दे। तो रेस्क्यू इन्हेलर प्रिवेंट नहीं करता है। रेस्क्यू इन्हेलर तभी काम करेगा जबकि संकट आ गया और सांस ज़्यादा फूलने लगे। उस समय डॉक्टर को मरीज को बताना चाहिए
कि हमेशा दमे के मरीजों को जो रेस्क्यू का इन्हेलर होता है, लीवोसैल्बुटामॉल या सैल्बुटामॉल, इस तरह के जो इन्हेलर होते हैं उनको हमेशा अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, उनको हमेशा उनके पास होना चाहिए। जैसे उनको लगे कि उनकी सांस फूल रही है, तुरंत रेस्क्यू इन्हेलर वो निकालें और उसको तुरंत 2 पफ उसको ले लें। 2 पफ अगर उन्होंने ले लिया, उनको थोड़ी सी राहत हो जाएगी। अगर उनको राहत नहीं होती तो 20 मिनट बाद फिर वो 2 पफ ले लें, और अगर उनको राहत हो जाती है तो फिर 2-3 घंटे बाद लें, नहीं तो 20 मिनट बाद फिर 2 पफ ले लें। इस तरह 1 घंटे में 3-4 बार लें तो 90% चांसेस है कि ये मरीज अपने आप ठीक हो जाएंगे, और उसके बाद उस रेस्क्यू इन्हेलर का 2-3 दिन वो ज़्यादा, जैसे सुबह दोपहर शाम लेते रहें। तो ये रेस्क्यू इन्हेलर जब उनकी सांस फूले उस समय लेना है। प्रिवेंटर इन्हेलर जो होता है उनको हमेशा लेना है विदाउट एनी ब्रेक, उनकी सांस फूले या ना फूले, क्योंकि ये उस दमे की बीमारी से बचाता है। जो फेफड़े की नलियाँ होती हैं उसके ब्रोंकोस्पैज्म से बचाता है, उसके इन्फ्लामेशन से बचाता है। तो जो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड है इनको लंबे समय तक लेना है, जब तक कि उनको 3-4 साल में ये ना लगे कि अब रेस्क्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो डिपेंड करता है रेस्क्यू का। अगर मान लीजिए आपको रेस्क्यू इन्हेलर की हफ्ते में 2-3 दिन ज़रूरत पड़ जा रही है, अगर रेस्क्यू इन्हेलर की हफ्ते में 2-3 दिन ज़रूरत पड़ रही है या रोज़ ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं है। आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इलाज को और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी मरीज को महीने में 1-8 बार ज़रूरत पड़ी या साल भर में उसको रेस्क्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो उसको हम लोग फुल्ली कंट्रोल मानते हैं। और अगर 3-4 साल 5 साल में अगर उसको रेस्क्यू इन्हेलर की ज़रूरत नहीं पड़ी, तब हम जो है कंट्रोलर इन्हेलर, जो प्रिवेंटर इन्हेलर है, उसको बंद करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम एलर्जेंस को पहचानते हैं तो उस एलर्जन को अवॉइड करें। घर में डैम्पनेस है, फफूंदी है, तो उसको हम लोग उस कमरे में ना रहें। जो दमे के मरीज हैं उनको घर में अपने किसी भी प्रकार के पेट एनिमल्स को नहीं रखना चाहिए। जो दमे के मरीज हैं उनको सेमल कॉटन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ्लावरिंग प्लांट्स अपने घर में नहीं रखना चाहिए। बाकी जो धूल धुआं जो बाहर निकलता, अगर धूल भरी आंधी आ रही है तो घर से नहीं निकलना है। रास्ते में जा रहे हैं और कोई ट्रक धुआं फेंकता हुआ जा रहा है तो उसमें रुक जाएं। तो इस तरह इन चीज़ों को बचा करके जो है दमे के मरीज अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। और स्पेशली जब चेंज ऑफ सीज़न होता है, दिवाली के समय और होली के समय, वो जान के रखें कि उनकी बीमारी बढ़ सकती है, उस समय वो ज़्यादा सावधानी बरतें।